चलिए तो मित्रों, आज हम शुरू करते हैं अपने क्लास को। इस क्लास में आज हम लोग जो पढ़ेंगे भूकंप के बारे में पढ़ेंगे। भूकंप किसे कहते हैं? तो पृथ्वी के भूगर्भीय चट्टानों के खिसकने के कारण जो कंपन उत्पन्न होती है उसे क्या कहते हैं हम लोग? भूकंप कहते हैं। ठीक है। अब एक चीज भाई लाइन बाय लाइन हम एनसीईआरटी की किताब से उठा के रटे हुए हैं, रटवाए हुए हैं। अब इसको समझते हैं क्या रहा है। ये तो हर कोई रटा हुआ है। 9th क्लास में पढ़ना है भूकंप किसे कहते हैं। तो पृथ्वी के भूगर्भीय चट्टानों खिसकने के कारण जो कंपन उत्पन्न होती है उसे भूकंप कहते हैं। अब एक और समझो, रटे से ना है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम है। या रटोगे तो घटोगे, समझोगे तो बढ़ोगे। तो देखो पूरा का पूरा पृथ्वी जो है ना बाबू, पत्थर के ऊपर है। केकरा ऊपर है? पत्थर को। एक के ऊपर एक चट्टान, एक के ऊपर एक चट्टान, एक के ऊपर एक चट्टान, ऐसे ऐसे रखा हुआ है, सटाया हुआ है। खुदा ना खास्ता कहीं कोनो चट्टान खसका हल्का फुल्का, ठीक है, ऊपर वाला चट्टान को डिस्टर्ब करेगा, उसका ऊपर वाले चट्टान को डिस्टर्ब करेगा, तो एक दूसरे में क्या होगा? फिर कंपन होगा। थोड़ा बहुत खसका तो बढ़िया है, बढ़िया से खसक गया तो क्या आ गया? भूकंप आ जाएगा। ऐसा कहा जाता है कि पृथ्वी पर हर मिनट में कहीं ना कहीं भूकंप आ रहा है। यह बात अलग है कि हमको महसूस नहीं होता है। महसूस होने वाले भूकंप जो अधिकतर होते हैं, अगर रिएक्टर पैमाने पर अगर इसको हम देखें तो 6 के बाद जितना भूकंप आएगा ना उतना महसूस होगा। तो रिएक्टर पैमाना क्या कहलाता है, सब आपको हम आगे बताएंगे। तो भूकंप समझ में आया? पृथ्वी के अंदर एक दूसरे चट्टान एक दूसरे के ऊपर है, कोनो चट्टान हल्का खिसका या हिला, ऊपर और सब चट्टान खिसकना और हिलना शुरू कर दिया। एक चलते पृथ्वी के ऊपरी सतह पर भी कंपन उत्पन्न होगा और इसी को क्या कहते हैं हम लोग? भूकंप कहते हैं। भूकंप की घटना प्रायः धरातल के नीचे घटित होती है। कहाँ शुरू होगा बाबू? ये धरातल के नीचे है, जमीन है, घर उर बनल है, भूकंप की घटना हो रही है। ठीक है। और यह भूकंप की घटना धरातल के घटित है, परंतु प्रत्येक भूकंप समान गहराई पर उत्पन्न नहीं होती। जरूरी नहीं है कि भूकंप एक जगह पर निश्चित जगह पर उत्पन्न हो। बोले कि पूरा चट्टान कहीं हो सकता है, कहीं का चट्टान खसक सकता है। आ समझ में? तो कहीं पर भी हो सकता है भूकंप, अंदर में, ऊपर में नहीं। अंदर में तभी तो ऊपर वाले को एहसास करवाएगा। जिस स्थान पर भूकंप की घटना प्रारंभ होती है उस स्थान को भूकंप की उत्पत्ति केंद्र या भूकंप मूल कहते हैं। देखो हेजा अगर देखोगे तो हे जगह पर भूकंप शुरू हो रहा है ना, हे जगह पे, तो इसको भूकंप की उत्पत्ति केंद्र, भूकंप केंद्र या भूकंप नाभि, ये सब वर्ड इसके लिए प्रयोग हुआ है। आ रहा समझ में आप लोग को? भूकंप केंद्र किसे कहते हैं? जहाँ से भूकंप शुरू हो। इसे अवकेंद्र भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं हम लोग? अवकेंद्र भी कहते हैं। समझ में आ गया? ओके है। भूतल पर वह बिंदु जो उद्गम केंद्र के समीपतम होता है उसे अधिकेंद्र कहते हैं। देखो उद्गम केंद्र के जो समीप होगा, उसको जहां पर भूकंप महसूस होगा उसे क्या कहते हैं? अधिकेंद्र कहते हैं। देखो थोड़ा सा इसको साफ करके दिखाते हैं। पिछला फोटो में ये देखो, देख रहा है हेजा बेसिक क्रैक पड़ल है। ज्यादा बड़ा हो गया, 1 मिनट। हेजा बेसिक क्रैक पड़ल है, हेजा कम क्रैक पड़ल है, हेजा कम क्रैक पड़ल है। दिख रहा है आपको? यानी भूकंप के ठीक सामने वाला एरिया, क्योंकि भूकंप थोड़ा पीछे रहता है, एकदम 90 डिग्री नहीं जाएगा इसे बना के। अरे समझ में? जो सबसे नजदीक वाला एरिया पर सबसे पहले जहां तरंग पहुंचेगा वहां पर सबसे ज्यादा विनाश होगा। अरे समझ में? देखो हेजा हम देखा रोड पूरा चकनाचूर, घर उर गिर गया है, हेजा तो नहीं कम गिरेगा, जो दूर रहेगा तो हाथ कम गिरेगा। अरे समझ में? हाँ, अधिकेंद्र पर ही सबसे पहले भूकंप की तरंगे महसूस होती है। तो सबसे नजदीक हाई वाला एरिया है तो हेजा भूकंप की तरंग पहले महसूस होगा, और जौन एरिया दूर है या हाई दूर है, या भूकंप की तरंग क्या होगा? कम महसूस होगा या बाद में महसूस होगा। आ रहा समझ में? यहाँ तो समझ में कोई दिक्कत नहीं है। तो अधिकेंद्र समझ में आ गया आप लोग को। और आपको क्या समझ में आ गया? भूकंप मूल किसे कहते हैं? ये दोनों क्वेश्चन पूछ सकता है आपके एग्जाम में। समझ में आया? अब देखो एक मिनट आगे बढ़ते हैं।
तो आगे इसमें बढ़ते हैं और देखते हैं कि भूकंप की तरंगे जो होती है वो कितने प्रकार की इसको बांटा गया है। तो भूकंप की जो तरंगे होती हैं उसको बांटा गया है 3 प्रकार में हम लोग को। पहला होता है प्राइमरी वेव, यानी प्राथमिक तरंग। एक बारे में देखिए, इससे क्या क्वेश्चन पूछेगा आपको। प्राथमिक तरंगे ध्वनि तरंगों के समान होती है। काफी इंपॉर्टेंट है कि भूकंप की कौन सी तरंगे ध्वनि तरंगों के समान होती है, तो प्राइमरी वेव समझ में आया ना। इन तरंगों का अनुदैर्घ्य तरंगे भी कहते हैं। ये तरंगे सबसे अधिक तीव्र होती हैं। कौन सी तरंग सबसे अधिक तीव्र होती है, तो प्राइमरी वेव। ये गैस, ठोस, तरल एवं ठोस तीनों में गमन करती है। तो सबसे अधिक खतरनाक अगर भूकंपीय कोई तरंग होता है तो प्राइमरी वेव है, सबसे ज्यादा होता है, इसका खतरनाक ज्यादा होगा। अब रिएक्टर स्केल पे अगर तीव्रता मापेंगे कितना पा रहा है, हर समझ में। द्वितीयक या गौण तरंगे सेकेंडरी वेव जिसको बोलते हैं, ये तरंगे प्रकाश तरंगों के समान होती हैं। इन्हें आड़ी अथवा अनुप्रस्थ तरंगे भी कहते हैं। ये थोड़ा सा तिरछा जाएगा, ये इस तरह जाएगा, ये सेकेंडरी तरंगे। ये तरंगे प्राथमिक तरंगों के बाद प्रकट होती हैं। पहले प्राथमिक तरंग आएगा, उसके बाद कौन आएगा आप लोग का, सेकेंडरी तरंग आता है। इसकी गति भी प्राथमिक तरंग की अपेक्षा कम होती है। भी नहीं लगेगा, इसकी गति प्राथमिक तरंगों की अपेक्षा क्या होती है, कम होती है। सबसे अधिक गति किसका है, प्राइमरी वेव का है। ये तरंगे तरल पदार्थ से होकर नहीं गुजरती। यही कारण है कि द्वितीयक तरंगे सागरीय भागों में पहुंचने पर लुप्त हो जाती हैं। जो द्वितीयक तरंगे होगा वो सागर में नहीं जा पाएगा। सागर में अगर कोई इफेक्ट देखने को हम लोग को नहीं मिलेगा, जो दूसरा तरंग होगा, ठीक है। प्राइमरी ही सागर में आपको तैरेगा, वहीं पर इफेक्ट डालेगा वो। आगे पढ़ते हैं, उसके बाद कुछ क्वेश्चन बताएंगे आपको, ठीक है। सरफेस वेव या एल वेव, इसके बारे में देखिए। धरातलीय तरंग अन्य 2 तरंगों की अपेक्षा कम वेगमान होता है। एक और स्पीड कम होता है, अगर स्पीड का होता है हम लोग का कम होता है, ठीक है। तथा इसका भ्रमण पथ पृथ्वी के धरातलीय भाग पर होता है। कहां पर, इनामे है सरफेस वेव। जहां गमन करेगा केवल सरफेस पे, मान खाली ठोस पर गमन करेगा। और प्राइमरी तीनों में गमन कर रहा है, सेकेंडरी लिक्विड में नहीं गमन करेगा, है ना, खाली गैस में और ठोस में गमन करेगा। आई का है केवल ठोस में गमन करेगा। ये लहरें पृथ्वी का पूरा चक्कर लगाकर अधिक केंद्र तक पहुंच जाती है। तो इन्हें पी तथा एस लहरों की अपेक्षा अधिक लंबा मार्ग तय करना पड़ेगा। जौन तरंग अधिक लंबा मार्ग तय करेगी वो अपने आप कमजोर होगा जी, अपने आप क्या हो जाएगा। अब यहाँ से आया और नजदीक में भूकंप जहाँ पर बेसी झटका लगेगा, अरे समझ में, दूर तक जाएगा अगर तरंग तो अगर स्पीड क्या होगा, धीरे धीरे कम होते होते तो झटका और कम लगभग। इस कारण से धरातलीय लहरें अधिकेंद्र तक सबसे बाद में पहुंचती है। धरातलीय तरंगे सबसे अधिक विनाशकारी समझी जाती हैं। अगर जब ये धरातल पर जब ये पहुंचती है तो क्या होता है, देखो विनाश के मामले में क्या आएगा, सबसे बेसी विनाश कराएगा। स्पीड भले कम है, धरातल पर पहुंच क्या करेगा, ये सबसे बेसी विनाश करवाता है। ये धरातलीय तरंगे, क्योंकि धरातल पे बहुत दूर तक गमन करता है। ये क्या करता है, बहुत दूर तक गमन करने कार्य करता है। तो ये क्वेश्चन अलग है, देखिए दोनों में कंफ्यूजन करेगा आदमी को कि धरातलीय तरंगे सबसे अधिक विनाशकारी समझी जाती है। भले स्पीड अगर कम है लेकिन विनाशकारी सबसे बेसी कौन है हम लोग का, धरातलीय तरंग है। आ समझ में, ये सरफेस पर आता है केवल। तो आगे बढ़ते एक बारे में देखते हैं कुछ इमेज। देखिए पहला वेव में, प्राइमरी वेव में स्पीड ज्यादा है, छट देना निकल जाएगा, कोई ज्यादा असर देखने को हम लोग को नहीं मिलेगा। एस वेव में थोड़ा बहुत देख रहे हो असर, देख रहे हो। और यहाँ पर देखिए आप एल वेव में, एल वेव में दोनों तरफ ऐसे ऐसे जाता है। एस वेव केवल नीचे से ऊपर जाएगा, इससे ऊपर जा रहा है। क्या रहा है, ऐसे भी जा रहा है और ऐसे भी जा रहा है। पृथ्वी को इस तरह डुलाने काम कौन करता है, हम लोग का। इस तरह डुलता है जो पृथ्वी हम लोग का, एल वेव करता है। अरे समझ में, है तो खाली ऊपर से ऐसे ऐसे कर रहा है हल्का, कौन हम लोग का, एस वेव। आगे समझ में, तीनों में अंतर। तो भले स्पीड सबसे प्राइमरी वेव का ज्यादा है, सबसे पहले पृथ्वी पहुंचता है, भले पृथ्वी पर सबसे कम देर में पहुंचता है,
लेकिन विनाशकारी कौन होता है हम लोग का हमेशा? एल वेव। आगे समझ में? अब भूकंप से कोई क्वेश्चन छूटेगा नहीं आप लोग का। भूकंप को मापने के लिए अलग अलग यंत्रों का प्रयोग करते हैं हम लोग, ठीक है। तो भूकंप को मापने के लिए जिन यंत्रों का प्रयोग करते हैं उसके बारे में हम लोग देखें, इसके क्या बोलते हैं, रिएक्टर पैमाना, ठीक है। और रिएक्टर पैमाना पर क्या करते हैं हम लोग, भूकंप को हम लोग मापते हैं हम लोग, ठीक है। तो रिएक्टर पैमाना पर क्या करते हैं हम लोग, भूकंप को मापेंगे, भूकंप कितना तेज है कितना धीरे है, ठीक है। अब इसके बारे में हम आगे पढ़ते हैं, रिएक्टर पैमाना कैसे काम करता है। तो अभी हम लोग ने ये पढ़ा हम लोगों ने कि जो ध्वनि तरंग से भूकंप तरंगे हैं उसमें सबसे तेज जाएगा पी तरंग, और सबसे धीरे कौन जाता है हम लोग का, एल तरंग। सबसे विनाशकारी कौन होता है, एल तरंग। इसको समझने के लिए आप याद कीजिए, हम उस फेनोमेना को फिर से दोहराएंगे जो आप लोग देखते हैं यूट्यूब पर दिखलाता है आप लोग, या फिर आप लोग करते भी हैं कि मान लीजिए कि ये एक टेबल ले लिए, ठीक है। इस टेबल को हम ले लिए और इस टेबल को क्या करेंगे, यहाँ पर हम रख दिए, इसके ऊपर हम एक रुमाल रख देंगे अगर, और रुमाल के ऊपर क्या रख देंगे हम लोग, गिलास रखेंगे। इस टेबल को लेंगे, समझिए, अगर नहीं आ रहा वीडियो में समझिए, इस टेबल को रखेंगे और टेबल के ऊपर रख देंगे गिलास, रुमाल रख के, और रुमाल को अगर तेज झटका से निकाल दोगे तो क्या होगा, गिलास हिलेगा भी नहीं, स्पीड ज्यादा रहेगा, इम्पैक्ट पे कुछ नहीं करेगा। वो काम करो, गिलास रुमाल रखो, ऊपर गिलास रखो और रुमाल क्या करो, धीरे धीरे हिलाओ, गिलास गिरे कि नहीं गिरेगा। तो स्पीड भले कम है, एल वेव का स्पीड भले कम है, इम्पैक्ट ज्यादा है ऊपर, और प्राइमरी वेव का स्पीड ज्यादा है, इम्पैक्ट कम है ऊपर। इसीलिए सबसे विनाशकारी किसको बोला गया है, एल वेव को। एल लगा के जाएगा तुम्हारा लाइफ में, आया समझ में? आप क्या भुलाओगे? और रिएक्टर पैमाना का जो मान होता है, ये लगा होता है मशीन और देखता है कि भैया ये हमेशा काम करते रहेगा, कंपन कर रहा है, हमेशा कंपन करते रहेगा। फिर से जैसे 5 से बेसी गए में मान कितना से कितना तक होता है, अगर बोलोगे कि भैया मान कितना से कितना होता है, तो 1 से लेकर 10 तक मान होता है। और जैसे 5 से बेसी जाएगा, 5.5 अप्रोक्स समझ लो, थोड़ा बहुत भूकंप महसूस होगा, 6 में बढ़िया से महसूस होगा, 7 मतलब हुआ हिल जाओगे। क्या है कि 6 से जब 7 गया ना, अपना से 10 गुना खतरनाक हो जाएगा। एक पॉइंट खाली पार हो रहा है, 6 से 7 जा रहा है, तो 6 से 7 जाने पर कितना हो जाएगा, 10 गुना अपना से खतरनाक होगा पिछला वाला से, क्योंकि हर एक पॉइंट के साथ एक को बढ़ते रहता है प्रघात, है ना। 6.1 6.2 6 हो रहा है ना, तो हम लोग का 6 से जैसे 7 गया तो हर एक हमेशा 10 गुना मजबूत, फिर 7 से 8 गया तो और 10 गुना खतरनाक, 10 गुना में खतरनाक आता है। तो यही हम लोग पढ़े में रिएक्टर पैमाना से। और भूकंप एक ऐसा था, भूकंप एक ऐसा प्राकृतिक आपदा है जिसका अभी तक पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता है, किसी मशीन से पूर्वानुमान हम लोग नहीं लगा सकते कि एक दिन पहले 2 दिन पहले से बारिश का होता है ना, बारिश आने वाला है, इसका कोई पूर्वानुमान नहीं लगता है। जानवर बहुत बार देखते हैं कि जानवर क्या करते हैं, भूकंप का पूर्वानुमान कर लेते हैं। कैसे पूर्वानुमान कर लेते हैं जानवर, जमीन में सुतल रहेगा सबसे पहले उसको पता चलता है, उसका पूरा स्किन टच में रहता है और उसका शरीर काफी सेंसिटिव होता है धरातल से जुड़ने के कारण, वो तुरंत तो पकड़ लेगा। और गाय जो है वो जो बांधी हुए कूदना शुरू करेगी, पक्षी चहचहाना शुरू करेंगे, समझ जाओ कि भाई अगर अचानक ऐसा मौसम में परिवर्तन आ गया तो भूकंप आने वाला है। समझ में आना? तो यही हो गया भूकंप। ये चैप्टर हम लोग यहीं पर खत्म होता है। इससे जितने भी आपको जरूरी क्वेश्चन थे मैंने करवा दिया। धन्यवाद।